वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, हम कॉल का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां कमर्शियल ब्रेक से पहले पहले मुनक़ता हुआ था। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। अच्छा। तो मेरा ये था कि मेरे हस्बैंड को गए आज से तकरीबन 10 साल हो गए स्टूडेंट गए हैं। अच्छा। और मैं भी गई थी यहाँ से, उन्होंने मुझे भी बुलाया था स्टूडेंट वाइफ के। तो वहाँ पे मेरा बेबी भी हुआ था, जिससे 2 साल में वहाँ गई बेबी होते हुए। फिर मैं बेबी लेके पाकिस्तान आ गई हूँ। अब यहाँ से भी मुझे 3 साल हो गए और उन्हें अक्टूबर में मैं उनको ना 10 साल पूरे रखेंगे और वो पता नहीं अपना स्टे का वीजा वो अप्लाई करेंगे। तो आप मैं ये पता करना चाहती हूँ कि क्या इसी दौरान मैं अपना के लिए अप्लाई करूँ या वो अपना डिटेल्स देना चाहती हूँ, उससे बात करूँ। और मेरे बेबी भी वहाँ पैदा हुआ है, जैसे 2 साल का वहाँ मैं लेके आई थी। जी, आपके कॉल का शुक्रिया। असल में ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने हस्बैंड को कहें कि यहाँ किसी वकील से मशवरा कर लें, ताकि ये खाली नहीं होता कि आप वहाँ से अप्लाई करें। उसके में काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट होती हैं, काफ़ी सारी शराइत होती हैं जो कि पूरी करना पड़ती हैं, तभी ब्रिटिश एम्बेसी वाले वीज़ा देते हैं। अगर वो सारी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी ना करें तो फिर आपकी एप्लीकेशन टर्न डाउन हो जाती है। ज़्यादा बेहतर है अपने हस्बैंड को कहें, यहाँ किसी अच्छे वकील से मशवरा करके आपको बताएं नेक्स्ट आप क्या कर सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। मैं स्टूडेंट वीजा पे था और मैंने पीएसडब्ल्यू के लिए 30th मार्च को अप्लाई किया। अच्छा। और लाइक उस टाइम मेरी फंड थी लिमिटेड थी, एलिजिबल थी, लेकिन वो ड्रॉप हो गई। और अभी तक मैंने बैंक स्टेटमेंट भेजा नहीं और अभी तक मेरे 2 बार बायोमेट्रिक आ चुका है, लेकिन मैंने वो नहीं दिए। ठीक है, क्या हो सकता है? जी आपके कॉल का शुक्रिया। असल में ये जो पीएसडब्ल्यू की जो स्कीम थी वो अप्रैल में ड्रॉप हो गई थी। तो वो ड्रॉप होने से पहले अगर आपने एप्लीकेशन दी थी तो उसकी 2 रिक्वायरमेंट होती थी। पहली ये कि आपके पास यूके से डिग्री होनी चाहिए, दूसरी है कि आपके बैंक में पैसे होने चाहिए, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर रहे हो। वो अगर दोनों रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर रहे थे और आपने विद इन टाइम अप्लाई कर दिया था तो फिर तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो अगर वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की थी या उसके रिक्वायरमेंट्स पूरे किए बगैर अप्लाई किया था तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, नदीम बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। अच्छा। हम चार बहन भाई हैं, चारों हम ब्रिटिश हैं। अच्छा। मैं इधर पाकिस्तान में हूँ कि वो मेरी वालदा जो है बीमार है, इधर उनके साथ ही इधर में। अच्छा। और इंग्लैंड से आया हूँ मैं अभी उनके लिए। अब मेरी वालदा जो 3-4 दफा विजिट कर चुकी है इंग्लैंड में। ठीक। मैं वो पक्का वीजा अप्लाई करने, इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। पाकिस्तान से अप्लाई करें कि वहां से, यहाँ से विजिटर वीजा लेकर उधर आए और वहां से अप्लाई करें इनके लिए? जी आपके कॉल का शुक्रिया। असल में अगर किसी के पेरेंट्स उसके ऊपर डिपेंड करते थे, उसमें 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली होती है कि पेरेंट्स में से एक की उम्र 65 से ज़्यादा की हो, दूसरी है कि वो फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हो, और तीसरी कि पाकिस्तान में उनका लुक आफ्टर करने वाला कोई ना हो। अगर ये 3 शराइत पूरी करते हैं तो आप उनके इंडेफिनिट स्टे के लिए, परमानेंट सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी एप्लीकेशन जुलाई 9 से पहले यूके से हो सकती थी कि अगर किसी के पेरेंट्स विजिटर वीजे पे यूके में आए और वहाँ से ऐसी एप्लीकेशन कर सकते थे, लेकिन 9 जुलाई के बाद उन्होंने रूल चेंज कर दिया। अब अगर आप अप्लाई करेंगे सेटलमेंट वीजे के लिए तो आप पाकिस्तान से ही अप्लाई करेंगे। बहरहाल हम इस मसले को आगे कोर्ट में ले जा रहे हैं, उस पर भी वर्कआउट कर रहे हैं कि हमारा ख्याल था कि अगर कोई यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल है, उसके पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, अगर वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं तो वो यहीं से एप्लीकेशन दे सकें। ये जो रूल उन्होंने नया बनाया है ये अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स है, इस पर हम कंसिडर करके इसको कोर्ट में ले जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप वहाँ से एप्लीकेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है ये कॉल ड्रॉप हो गया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। Hello, Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। I have 2 questions to ask. यस श्योर, गो अहेड। First question is that I applied for my husband's indefinite stay in 2011 April. We gave it to a solicitor in Manchester. Since then, the solicitor has not wrote to us or phone called or nothing to tell me what's happening with the case. Okay. His number's disconnected. Okay, and what's the second question? And the second question is my sister, she's got 3 kids divorced and she wants to call her husband over with a part-time job. Can she call her husband over with a part-time job?
And thank you for your call. As far as your first question is concerned, so once you apply for indefinite stay, so there were two options. One was basically you could have gone on the same day, premium service, and got his settlement done the same day there and there. But you basically chose the other option. Other option is to apply through mail. So normally it takes 3 months time, but sometime because of the Olympics game and Home Office are a bit busy in other activities, so that's the reason these cases are taking up to 6 months. So if you have made any application, if you receive the acknowledgement, the best thing is just wait what to do. And the second thing is, no, it's not possible to bring spouse here unless the person is working full time and earning something, and which is very basically high threshold now. And the best thing, she should start working full time. Thank you for the call. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे अपने बारे में पूछना था। मैं यहाँ पे आई थी 2010 में स्पाउस वीजे पे, 2011 पे स्टूडेंट वीजे पे आई थी, और यूके बॉर्डर एजेंसी ने मेरा पासपोर्ट रख लिया था। फिर मैंने यहाँ पे शादी की और अभी मैंने स्पाउस वीजा अप्लाई किया, उन्होंने स्पाउस वीजा दिया है। तो फिर मैं इंडेफिनेट कब अप्लाई कर सकती? 3 साल का उन्होंने मुझे रेजिडेंट परमिट दिया है, मैं इंडेफिनेट कब अप्लाई कर सकती हूँ और उसके लिए कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए? और मेरा दूसरा सवाल है कि मैं अपनी मदर इन लॉ को बुलाना चाहती हैं, मेरा हस्बैंड यहाँ पे, तो वो बुला सकता है उन्हें? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जब आपने शादी के बेस पे अप्लाई किया तो मुझे लगता है आपके इमिग्रेशन स्टेटस यहाँ पे नहीं था, कोई प्रॉब्लम थी, इसी वजह से उन्होंने आपको 3 साल का स्टे दिया, वरना आपको 2 साल का स्टे देते। तो अब आपको उन्होंने 3 साल का स्टे दे दिया। अब इसका प्रोसीजर यही होगा कि जब 3 साल ख़त्म होंगे तो आप फर्दर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगी, जो कि 3 साल की और होगी, और जब 6 साल पूरे कर लें तो फिर आप फिर आपको यहाँ पे इंडेफिनिट स्टे मिल जाएगा। और जहाँ तक आपके हस्बैंड का ताल्लुक है, अगर वो मदर इन लॉ को बुलाना चाहते हैं, हाँ उनको बुला सकते हैं, बशर्ते कि वो काम कर रहे हैं, उनके पास कुछ थोड़ी बहुत सेविंग्स हो। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ जी, फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैं सवाल करना था कि जो कोई स्पाउस वीजे पर आता है इधर, अच्छा, तो उसको रेजिडेंस वो जो रिक्वायरमेंट है ये नेशनलिटी के अप्लाई के लिए, वो 3 साल होते हैं, तो 3 साल पूरे करने पड़ते हैं या इंडेफिनेट जब लग जाए उसके बाद जो है ना साल और मजीद जो है इंतजार करना पड़ता है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में इसमें 2 डिफरेंट रूल्स हैं डिफरेंट लोगों के लिए। अगर तो कोई शादी की बुनियाद पे किसी आदमी को यहाँ से इंडेफिनेट स्टे मिलता है तो इसका मतलब है कि वो 3 साल डेट ऑफ एंट्री से उसके बाद अप्लाई कर सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक आदमी स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आता है और 1 साल स्टूडेंट वीज़े के ऊपर रहता है, उसके बाद शादी करता है, शादी के बाद उसको 2 साल का स्टे मिलता है, और जो ही वो 2 साल पूरे कर लेता है उसको इंडेफिनिट स्टे मिलता है। तो वो 2 साल उसके शादी के और 1 साल उसका स्टूडेंट का मिलाकर वो 3 साल के बाद वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट या किसी और कैटेगरी में आदमी यूके में आया है तो जो ही अगर वो शादी की बुनियाद पर उसको इंडेफिनिट स्टे मिला है तो वो 3 साल पूरे होने पर अप्लीकेशन कर सकता है। ये सिर्फ शादी वालों के लिए है, बाकी सब कैटेगरीज में 5 ईयर्स का रूल है कि 5 ईयर्स कंप्लीट करना पड़ते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए। हेलो जी वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। जी मैं इशाक बोल रहा हूँ पाकिस्तान से जी। मैं यहाँ सर पहले आया था, 20 साल पहले यहाँ पे रह कर गया हूँ यूके में। अच्छा। तो अभी मेरा वीजा जो है ना एक्सपायर हो गया, उस दौरान मैंने जो है ना शेंजन अप्लाई किया तो वो वीजा मेरा लग गया। अच्छा। तो आया मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ से आप वीजा अप्लाई यूके का करूँ तो वो मेरा लग सकता है, या मैं वीजा दोबारा अप्लाई करूँ दोबारा? उसकी रीजन ये थी कि क्योंकि मेरा कॉलेज जो था वो ड्रॉप हो गया था। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। ये असल में डिपेंड है इमिग्रेशन ऑफिसर पर कि वो क्या व्यू लेता है। अगर तो आप यूके में आए थे और विद इन टाइम आप वापस चले गए थे और यूके में अगर आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर थे और पढ़ते रहे तो फिर तो आपको वीज़ा मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने यहाँ किसी इमिग्रेशन रूल्स की खिलाफ वर्जी की हुई हो या किसी तरह की लैंडिंग जो कंडीशंस होती हैं, यानी आपके ऊपर जब यूके में आते हैं कुछ कंडीशन लगा देते हैं, उनकी अगर खिलाफ वर्जी की हो तो फिर इसमें खासा मुश्किल होता है। तो बहरहाल आप चांस ले सकते हैं, अप्लाई करके देख लें क्या होता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो मलिक सर, नमस्ते। मैं टीयर 1 वीजा पे हूँ, मेरा दिसंबर में ILR पेंडिंग है, लेकिन मैं इंडिया चला गया था 7 महीने के लिए 2 साल पहले। उसमें से पहले 2 महीने मेरे एम्प्लॉयर ने सैलरी दी थी और बचे हुए 5 महीने बिना सैलरी के मैंने ट्रेनिंग की थी, और ट्रेनिंग लेके वापस आके मुझे एम्प्लॉयर को ज्वाइन करके कंटिन्यू किया। उसका फुल सर्विस सर्टिफिकेट और सैलरी स्लिप ड्यूरिंग द 0 सैलरी है मेरे पास। तो व्हाट डू यू थिंक, इट विल बी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड ब्रेक ऐसा कंसीडर होगा या ILR के चांसेस कम है?
जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जो प्रिंसिपल एस्टेब्लिश यही है कि आप 3 महीने से ज़्यादा बाहर ना रहें। अगर 3 महीने से ज़्यादा बाहर रहें फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, अगर 6 महीने से ज़्यादा रहें फिर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। बहरहाल जो सर्कमस्टांसेस आपने बताएं, आप एप्लीकेशन करके देखें क्या होता है। ये डिपेंड है जो ऑफिसर वहाँ पर डील करेगा, लेकिन रूल्स यही कहते हैं कि आप 3 महीने से ज़्यादा बाहर अगर गए हैं तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर वापस आ जाना चाहिए, वरना इमिग्रेशन वाले आमतौर पर ना कर देते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो सर, मैंने ना आप पूछना था जी ते जिदा ना पहले मेरा इलेक्ट्रिक केस ਸੀਗਾ। अच्छा। ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? जी हाँ, अगर आपका केस लेगेसी में चल रहा है तो बिल्कुल आप साइंस के लिए चले जाएं, चूंकि रिपोर्टिंग के लिए हर आदमी को कहते हैं जो कि इमिग्रेंट हो, कहते हैं आप आपका रिपोर्ट करते हैं, आप रिपोर्ट करते रहें। तो अगर आपने मार्च 2007 से पहले एप्लीकेशन असाइलम की थी, फिर आप लेगेसी में आते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। साइन करने के लिए जाएँ। अगर रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाएंगे तो ये आपकी उनकी जो इंस्ट्रक्शन है उनकी खिलाफ वर्जी होगी। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि आप साइन करने के लिए ज़रूर जाया करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मैंने पहले भी कॉल की थी, जरा मेरा सवाल गलत हो गया था। मैंने आपसे ये पूछना है कि 2 छोटे सवाल हैं। पहला तो ये है कि मैं पिछले 6 सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ। पहले 4 साल मेरे वीज़े पे थे और फिर उसके बाद मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया और 2 साल मेरे वीज़ा एक्सपायर के साथ। और मेरे बच्चे भी यहाँ पर 6 साल से मेरे साथ में हैं और वो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं। अब माशाल्लाह 15 साल 14 साल और 11 साल। जी मैं समझ गया आपकी कॉल का शुक्रिया। पहले भी मैंने आपको ये एडवाइस किया था कि आप चूंकि बच्चों के साथ 7 साल आपको नहीं हुए, लिहाजा कोई गारंटी नहीं है कि आपको डेफिनेटली स्टे मिलेगा। लेकिन चूंकि आपको आए हुए काफ़ी अर्सा हो गया, लिहाजा और बच्चे भी इधर हैं, आप ह्यूमन राइट्स में एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो वकील साहब, मैं लेगेसी केस पाया काफ़ी देर हो गया अजे तक कोई जवाब नहीं आया। कितनी बारी मैं उन्होंने लैटर भी लिख चुके हैं, मेरे केस तक भी बने तो कुछ जवाब नहीं देंगे। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੇਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋर्ट ਦੇ चाहिए या तो की कर सकते, कोई समझ नहीं आ रही। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जो लेगेसी है 2006 में इसका ऐलान हुआ था, यानी 6 में इसका ऐलान हुआ था। अब 6 साल गुजर चुके हैं। जिन लोगों ने शुरू में अप्लाई किया ना 6 में 7 में 8 में, उनको तो फौरी तौर पर स्टे मिल गया। बाद में फिर इमिग्रेशन वालों ने किया कि जो काफ़ी सारे लोग लगा रखे थे लेगेसी के केस के फैसला करने में, जब 3-4 साल गुजर चुके, बड़ी एप्लीकेशन उन्हें देख ली तो छोटी मोटी एप्लीकेशन रह गई। फिर उन्हें वो जो स्टाफ था वो दूसरी जगहों पे ले गए। अब सिर्फ छोटा सा यूनिट है जो कि लेगेसी एप्लीकेशन डील करता है। तो फिलहाल अगर आपको किसी किस्म का जवाब नहीं अगर दे रहे हैं तो आप उनको इस मैटर को कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं कि आपके केस का इतने अरसे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो वैसे MP के थ्रू आप होम ऑफिस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल ही करना था, मैं अपनी वाइफ के लिए मैंने अप्लाई किया था 2011 अगस्त में। मैं उसका स्टूडेंट डिपेंडेंट था, तो मैंने अपनी वाइफ का स्टूडेंट डिपेंडेंट बुलाया इस कंट्री में। इन द मीन टाइम मेरा इंडेफिनिट हो गया था, तो फिर मैंने वाइफ के लिए 2011 अगस्त में सेटलमेंट वीजे के लिए अप्लाई किया, वाइफ और सन के लिए। एप्लीकेशन मैंने 2011 अगस्त में डाल दी थी। इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी वाइफ ने पास कर लिया था। उसके बाद 6 महीने गुजर गए, इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं लेटर लिखा, इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैंने अपने लोकल MP को कांटेक्ट किया, लोकल MP ने इनको लेटर लिखा, इन्होंने बोला भी केस वर्कर के पास केस जो है वो क्यू में लगा हुआ है। 1 महीने गुजर गया, हमने फिर लेटर लिखा, फिर इन्होंने MP को यही जवाब दिया कि केस वर्कर के पास क्यू में लगा हुआ है। अभी आपका सवाल क्या है? अभी मैंने पिछले महीने इनको लेटर लिखा तो इन्होंने ये लेटर लिखा मुझे अभी 2012 अगस्त में ये जवाब दिया 1 साल गुजरने के बाद MP को कि लेटर है वो कि केस जो है आपका केस वर्कर के पास अभी नहीं लगा है, हमने दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया है। तो ये बार-बार मुझे बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। कभी कहते हैं केस वर्कर के पास नहीं लगा है, कभी कहते हैं कि दूसरे ऑफिस ट्रांसफर कर दिए। तो ये क्या मजाक कर रहे हैं लोग। मैं सारे डॉक्यूमेंट इनको दे चुका हूँ, मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी अब आ गया, मेरी वाइफ और बच्चे का सेटलमेंट वीजा लगा नहीं रहे। ठीक है जी, मैं समझ गया आपकी कॉल का शुक्रिया। आपके केस वहाँ पे डिले हो रहा है, अब क्यों डिले हो रहा है ये तो वही बता सकते हैं किसी क्या वजह है। तो बारह लीगली आप ऐसा कर सकते हैं, इस केस को मैटर को आप अगर चाहें तो आप हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। एक जुडिशियल रिव्यू की एप्लीकेशन होती है तो वो आप कर सकते हैं कि आपके केस में अनरीजनेबली डिले हो रही है, जो कि होनी नहीं चाहिए थी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है ये कॉल ड्रॉप हो गया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मुझे पाकिस्तान से FCA परमानेंट लेके 2010 में आए थे। अच्छा। तो 2.5 साल हो गए। तो बच्चों ने बुलाया था, अब हम तब अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए या फिर परमानेंट
बेनिफिट के लिए? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपको परमानेंट सेटलमेंट तो मिल चुकी है जब आप यूके में आए थे। तो जब नेशनलिटी के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके लिए शर्त है कि आप 5 साल यूके में रहते रहे हों। तो इसका मतलब है जब आपको 5 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर आप अप्लाई कर सकेंगे नेशनलिटी के लिए। जहाँ तक बेनिफिट्स का तल्लक है, ये मुश्किल होता है कि अगर आप डिपेंडेंट वीज़े पे आए, चूँकि आपके बच्चों ने वहाँ पे उनको अंडरटेकिंग दी थी, यानी एक जिम्मेदारी उठाई थी कि आप कोई बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप वो जो ट्रैवल पास है वो अप्लाई कर सकते हैं, अगर अप्लाई नहीं किया, और दूसरा मेडिकल ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, लेकिन बेनिफिट्स लीगली तौर पर आप 5 साल के बाद ही अप्लाई कर सकेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो। जी फरमाइए। हेलो हेलो मोटर साहब, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल महाराज, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ब्रॉडवे ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ जी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बाद में आप प्रोग्राम के बाद फ़ोन कर सकते हैं या फिर किसी भी टीवी पे कोई कमर्शियल हमारी देख लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, मेरा नाम सनी है और मेरा सवाल ये है कि मैंने इंडेफिनेट अप्लाई करना है, लेकिन मेरा क्रिमिनल कन्विक्शन है इन ड्राइविंग, तो उससे कुछ फर्क पड़ सकता है क्या? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इंडेफिनिट स्टे पे कोई असर पड़ेगा, लेकिन डिक्लेयर करना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इमिग्रेशन वालों ने एक नया रूल निकाला है कि अगर किसी आदमी की क्रिमिनल कन्विक्शन हो, अगर वो डिक्लेयर ना करे तो वो डिक्लेयर ना करने की बुनियाद पे आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देते हैं कि जी आपने हमसे बात छुपाने की कोशिश की थी। तो आप डिक्लेयर कर दें तो अगर ट्रैफिक ऑफेंस को ज़्यादा सीरियस ही है, मुझे यकीन है आपको इंडेफिनिट स्टे मिल जाएगा। अलबत्ता नेशनलिटी पर आपको डेफिनेटली असर पड़ेगा अगर आपकी कन्विक्शन कोर्ट से हुई है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान से बिलाल बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। सर, मैंने एक्चुअली कभी यूके में ट्रैवल नहीं किया, मगर मेरे ब्रदर ना यूके में रहते हैं, उनको भी 3 साल हुए डेफिनेट वीजा अपनी वाइफ और बच्ची के साथ। तो उनके पास वर्क परमिट भी है, तो मैंने उनसे थोड़ा सा कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे इंग्लैंड बुला लें, मगर वो कहते हैं कि मैं अभी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक मुझे यहाँ पर 5-6 साल नहीं होते। ठीक जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे लगता है आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। असल में बाहर से अगर कोई आदमी यहाँ पे आना चाहे तो उसके पास पैसे हो तो फिर आ सकता है, जो कि पैसे वालों को दुनिया में कहीं पे जाने पे रुकावट नहीं है। तो एक स्कीम है कि अगर किसी के पास 2 लाख पाउंड या उसके इक्वल रकम हो और उसने इंग्लिश टेस्ट पास किया हो, यो यूके में आ सकता है। पहले वर्क परमिट वगैरह के ऑप्शन होते थे, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल हैं और वो पॉसिबल नहीं है, बहुत ही मुश्किल होते हैं। लेकिन अगर किसी के पास पैसा हो तो पैसे की बुनियाद पर आदमी यूके में आ सकता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, आपसे पूछना था, मेरा अभी ब्रिटिश पासपोर्ट हुआ है अभी 2 वीक पहले ही। अच्छा। तो मेरी वाइफ और मेरे बेटा जो था वो 1 साल पहले स्टूडेंट स्पाउस वीजा पे आए थे। ठीक। तो मैंने अपनी बीवी और बच्चे का सेटलमेंट वीजा करा दिया है। जी, मैं समझ गया आपकी कॉल का शुक्रिया। मैं समझ गया था आपके केस कि आपके केस में अनरीजनेबली डिले हो रहा है। तो इसमें यही है, या तो आप एमपी के पास चले जाएं, उससे हम आपको चिट्ठी लिखवाएं, या फिर अपने वकील को कहें उनको कांटेक्ट करें, या फिर आखिरी तरीका ये इसको हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। बाज़ का तो मसले वाकई डिले करते रहते हैं, बाज़ का रीजनेबल होती है, बाज़ का अनरीजनेबल होती है। तो बर इसको आप कोर्ट में जाकर इसको रेक्टिफाई करवा सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। सर, वालेकुम सलाम। स्पाउस वीजा अप्लाई किया हुआ है मैंने, सेल्फ एम्प्लॉय बेस पे अपनी यूरोपियन स्पाउस के साथ वीजा अप्लाई किया, मगर अब मेरी वाइफ जो है वो एक और कंपनी में ऑलरेडी काम कर रही है, फुल टाइम 40-38 आवर काम करती है। तो आया कि मुझे नई एप्लीकेशन डालनी चाहिए या उनको बजरिया लेटर इसका जॉब का और जो वेजेस लिखे हैं ये भेज देनी चाहिए? सर जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह है कि अगर आपकी मिसेज ने अब काम करना शुरू कर दिया, आपकी जो न्यू पे स्लिप्स और न्यू बैंक स्टेटमेंट है वो भी होम ऑफिस को भिजवा दें, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड को आमतौर पर रिलायबल नहीं समझा जाता है इमिग्रेशन वालों की नज़रों में। तो अगर उन्होंने काम शुरू कर दिया, जो भी आपके पास 2-3-4 पे स्लिप्स हैं और 2-3-4 बैंक स्टेटमेंट्स हैं, तो वो आप कर सकते हैं। वो उनके लिए अगर आप अप्लाई करना, तो अगर आप चाहें तो जो होम ऑफिस की तरफ से एक्नॉलेजमेंट आ गई है उसके रेफरेंस से उनको आप भेज सकते हैं। नाज़रीन, आप जो पहले जो कॉलर से जिनको ब्रिटिश नेशनलिटी हुई है, उनके सवाल में आपका एक चीज़ रह गई थी, जो कि आप बच्चों के अगर यूके में कोई पैदा हुआ है आप उसकी नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उनके पासपोर्ट ऑलरेडी इमिग्रेशन वालों के पास जा चुके हैं, लिहाजा आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। Hello? जी। I just want to ask you, my husband, actually he wanted to apply for a British passport, and when he had an indefinite stay, he used a certificate, the English one. So
can he use that same certificate for British citizenship as well? Thank you for your call. Yes, he can use the same certificate for British nationality as well, because once somebody has passed life in UK test or he has done ESOL, so there's no need to do again. So he can utilize the same certificate for British nationality. So current fee is 851. Thank you for the call. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि स्पाउस वीजे के लिए बिफोर जून से पहले अगर अप्लाई किए हो तो पुराने रूल अप्लाई करने पड़ते हैं या वो नए में आते हैं, और कितनी देर लगा रहे हैं वो? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, अगर किसी ने जून में अप्लाई किया था वो पुराने रूल्स में ही आते हैं, चूंकि जो रूल्स हुए थे ये कोई 9 जुलाई से चेंज हुए थे, तो अगर 9 जुलाई से पहले किसी ने एप्लीकेशन किया तो वो पुराने रूल्स में आएंगे। तो इस वक्त डिपेंड है कि किस कंट्री से आप अप्लाई करते हैं। अगर इंडिया से अप्लाई करते हैं तो वहाँ तो बहुत जल्दी प्रोसेस कर लेते हैं, अगर पाकिस्तान से अप्लाई किया फिर तकरीबन 4-5 वीक लग जाते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल पूछना था कि अगर बच्चा पाकिस्तान में पैदा हुआ हो और उसको फिर यूके बुलाया जाए और यहाँ से उसका सेटलमेंट वीजा लिया जाए, इन द मीन टाइम फादर का भी ब्रिटिश पासपोर्ट हो जाए, तो फादर अपने ब्रिटिश पासपोर्ट बच्चे का ब्रिटिश पासपोर्ट ले सकता है अगर पाकिस्तान में पैदा हुआ और यूके से सेटलमेंट वीजा लिया हो? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता एक उसमें होता है कि अगर ब्रिटिश नेशनलिटी पहले से कोई ब्रिटिश नेशनल है, उसका बच्चा पाकिस्तान में पैदा होता है तो उसके पासपोर्ट के लिए वो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ब्रिटिश नेशनल नहीं है तो उसका बच्चा पाकिस्तान में पैदा हुआ, बच्चा सेटलमेंट के वीज़े के ऊपर यूके में आया है और इस दौरान अगर बाप को इंडेफिनिट स्टे या नेशनलिटी मिल जाती है तो ऐसे बच्चे को ब्रिटिश नेशनलिटी नहीं देते। हाँ, अलबत्ता बच्चा अगर यूके में पैदा हुआ तो उसके बाद उसका फादर या मदर या दोनों में से कोई एक इंडेफिनिट स्टे ले लेता है या ब्रिटिश नेशनलिटी मिल जाती है तो फिर वो ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। आपके केस में ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, जब उसकी माँ अप्लाई करेगी शायद वो उस वक्त क्वालिफाई कर जाए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए। जी, मुझे लगता है ये कॉल ड्रॉप हो गया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मलिक साहब से बात कर रहे थे जी, फरमाइए। हम गोश हूँ सर, मैंने अपने इमिग्रेशन के बारे में पूछना था। जी जी, फरमाइए। आप टीवी ना देखें, मुझसे बात करें टेलीफोन पर। जी सर, मुझे ना लास्ट ईयर मिली थी, मुझे ना 3 साल की ना डिक्शनरी लीव मिली थी। ठीक है। तो मेरे ना 2 माशाल्लाह बेटे हैं, एक 4 साल का हो रहा है, एक 6 महीने का। ठीक। तो लेकिन अभी तक ना उनका कोई जवाब नहीं आया, साल हो गया पूरा सर। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जब आपको डिस्कशन लीव मिली थी, अब मुझे पता नहीं किस कैटेगरी में मिली थी, शायद आपको लेगेसी में मिली थी या आपने वैसे अप्लाई किया था। अगर लेगेसी में मिली थी तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी, उनको नई एप्लीकेशन करना पड़ेगी। अगर आपको किसी और कैटेगरी में मिली थी तो फिर आप किसी वकील से मशवरा कर लें कि उनको डिस्कशन लीव क्यों नहीं मिली है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, एक्चुअली मुझे ये पूछना है कि मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनको विजिट वीजे पे बुलाना चाहती हूँ। तो यानी माँ भी हैं और बाप भी हैं, तो उनको बुलाने के लिए वहाँ से क्या रिक्वायरमेंट है? यहाँ का तो मुझे पता है और मैं वो कंप्लीट कर सकती हूँ, लेकिन वहाँ से करने के लिए क्या चाहिए? क्योंकि वो इस पे रहते हैं, रेंट के घर पे रहते हैं, लेकिन उनके बेटे हैं वहाँ पर, और क्या उनकी कोई जॉब शो करनी पड़ेगी या क्या 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 चाहिए होता है? प्लीज आप मुझे डिटेल से बताइए। और सेकेंडली ये कि मेरी मदर इन लॉ है, उनके हमने 3 बार विजिट वीजा अप्लाई किया और वो रिफ्यूज हो जाता है क्योंकि उनके पास ना वो वहाँ कोई बेटा है और ना हस्बैंड है, तो वो कहते हैं कि वो वापस नहीं जाएंगे, इसलिए हम उनको वीजा नहीं दे रहे। ये रीजन वो देते हैं। लेकिन अगर हम उनका सेटलमेंट करते हैं अप्लाई, तो क्या इसका कोई इफेक्ट होता है इसके ऊपर कि उनका पहले से वीजा काफी बार रिफ्यूज हुए हैं? तो जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, अब मुझे पता नहीं यहाँ पे आपका लीगल स्टेटस क्या है या आपके हस्बैंड का लीगल स्टेटस क्या है, तो बाद सर्कमस्टांसेस में आप उनको एज ए डिपेंडेंट बुला सकते हैं। बहरहाल अगर आप बिजनेस वीजे पे बुलाना चाहें तो उसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक में 2 लाख पाउंड देकर जमा करवा के वो आ सकते हैं, यानी वो 2 लाख पाउंड यहाँ बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, तो एक में $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, वो 2 अलग हैं। तो जहाँ तक आपकी मदर इन लॉ का ताल्लुक है, जब उनकी एप्लीकेशन पहले विजिटर की रिफ्यूज हुई थी तो आपने अपील कर देनी चाहिए थी। आमतौर पर अपील्स में ऐसी जो मसले होते हैं या ऐसे जो मसाइल होते हैं वो अपील में हल हो जाते हैं, चूंकि आपको चांस मिलता है जज से जाकर बात करने का। तो ज़्यादा बेहतर आप किसी वकील से मशवरा कर लें परमानेंट सेटलमेंट करने से पहले। नाज़रीन, आज की मुलाकात बस इतनी है। घंटे का वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर गया, जितनी ज़्यादा कॉल ले सकता था मैं ली, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि काफ़ी सारे लोगों की, जिनकी तादाद सैकड़ों या हज़ारों में हो सकती है, कॉल नहीं मिल सकती हैं। तो अगर आपकी कॉल नहीं मिल सकी है तो फिर अगले हफ्ते तक मुझे इजाज़त दीजिए। अगले सैटरडे की सहपैर 6 बजे फिर यहीं पर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। रब रखा।